हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहानी प्लस, जहां हम आपके लिए हर दिन कुछ नई कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी से वो पहली मुलाकात। जब भी मैं यह गाना सुनती हूँ तो मन बहुत विचलित हो जाता है, क्योंकि याद आती है पहली नहीं पर आखिरी मुलाकात। उसके साथ आज फिर एक तूफानी शाम है। मुझे सख्त नफरत है वर्षा से। वैसे तो यह भुलाए ना भूलने वाली बात है, फिर भी जब जब वर्षा होती है तो मुझे तड़पा जाती है। मुझे याद आती है सानिया की, जो ना तो मेरे जीवन में रही और ना ही इस संसार में। उसे तकदीर ने सब नेमतों से महरूम रखा था। जिन चीज़ों को हम बिल्कुल सामान्य मानते हैं, वह सानिया के लिए बहुत अहमियत रखती थी। वह मुंह से तो कुछ नहीं बोल सकती थी, पर उसके नयन उसके विचार प्रकट कर देते थे। कहते हैं, गूंगे की माँ ही समझे गूंगे की बात। बहुत कुछ समझती थी, पर मैं अपनी कुछ मजबूरियों के कारण सानिया को न चाह कर भी नाराज कर देती थी। बारिश की पहली बूंद पड़ती और वह भाग कर बाहर चली जाती और खामोशी से आकाश की ओर देखती, फिर नीचे पाँव के पास बहते पानी को, जिसमें वह बहती जाती थी। सूखे पत्तों की नावें ताली मार कर खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। वह बादलों को देखते ही मेरे मन में एक अजीब सी उथल पुथल हो जाती है और एक तूफान सा उमड़ जाता है, जो मुझे विचलित कर जाता है और मैं चिल्ला उठती हूँ, सानिया सानिया सानिया। जन्म से ही मानसिक रूप से अविकसित घोषित हुई थी। डॉक्टरों के सलाह के बहुत जगह ले गई वह, पर कहीं उसके पूर्ण विकास की आशा नजर नहीं आई। सानिया की अपनी ही दुनिया थी, सबसे अलग, सबसे पृथक, सब सांसारिक सुखों से क्या, वह तो शारीरिक व मानसिक सुख से भी वंचित थी। शायद इसलिए वह कभी कभी आंतरिक भय से प्रचंड रूप से उत्तेजित हो जाती थी। सब उसका भय रहता था और उसे भय रहता था अनजान दुनिया का। पर जब वह मेरे पास होती तो हमेशा सौम्य, बहुत शांत व मुस्कुराती रहती। बहुत कोशिश की थी उस रोज कि मुझे गुस्सा ना आए, पर 6 वर्षों की सहनशीलता ने मेरे मानसिक दबाव के आगे घुटने टेक दिए थे और क्रोध सब्र का बांध तोड़ता हुआ उमड़ पड़ा था। क्या करती मैं, सहनशीलता की भी अपनी सीमाएं होती हैं। एक तरफ सानिया, जिसने सारी उम्र मानसिक रूप से 3 साल का ही रहना था, और दूसरी ओर गोद में प्रीति। दोनों ही बच्चे, दोनों ही अपनी आवश्यकताओं के लिए मुझ पर निर्भर। उस दिन एहसास हुआ था मुझे कि कितना सहारा मिलता है एक संयुक्त परिवार से। कितने ही हाथ होते हैं आपका हाथ बटाने को, और इकाई परिवार में स्वतंत्रता के नाम पर होती है आत्मनिर्भरता, या निर्भर होना पड़ता है। मनमानी करती नौकरानी, पर नौकर मैं रख नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी 2 बेटियां थीं और कोई उन पर बुरी नज़र नहीं डालेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। आए दिन अखबारों में ऐसी खबरें छपती रहती हैं। सानिया के साथ साथ मेरा भी परिवार सिकुड़ कर बहुत सीमित हो गया था। गौरव, सानिया, कविता और मैं
कभी कभी तो सूरज जी भी अपने को उपच्छित महसूस करते थे। हमारी कलह को देखकर कई लोगों ने मुझे सलाह दी कि सानिया को मैं पागल खाने में दाखिल करा दूं और अपना ध्यान अपने पति और दूसरी बच्ची पर पूरी तरह दूं। पर कैसे करती मैं सानिया को अपने से दूर? उसका संसार तो मैं ही थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसे कोई तकलीफ हो, पर अनचाहे ही सब तकलीफों से छुटकारा दिला दिया था मैंने। उस दिन मेरा और सूरज का बहुत झगड़ा हुआ था। फुटबॉल का विश्व कप का फाइनल मैच था। मैंने सूरज से प्रीति को संभालने को कहा तो उसने मना तो नहीं किया, पर बुरी तरह बोलना शुरू कर दिया। यह देख मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने भी उल्टे सीधे जवाब दे दिए। फुटबॉल मैच में तो शायद इंग्लैंड जीता था, परंतु उस मौखिक युद्ध में हम दोनों ही पराजित हुए थे। दोनों भूखे ही लेट गए और रात भर करवटें बदलते रहे। सुबह भी सूरज नाराज थे। वे कुछ बोले या खाए बिना दफ्तर चले गए। जैसे तैसे बच्चों को कुछ खिला पिला कर मैं भी अपनी पीठ सीधी करने के लिए लेट गई। हल्की हल्की ठंडक थी। मैं कंबल लेकर लेटी ही थी कि सानिया जो खिलौने से खेल रही थी मेरे पास आ गई। मैंने हाथ बाहर निकाल उसे अपने पास लिटाना चाहा, पर सानिया बाहर बारिश देखना चाहती थी। मैंने 2-3 बार मना किया। मुझे डर था कि कहीं मेरी ऊंची आवाज़ सुनकर प्रीति न जाग जाए। उस समय मैं कुछ भी करने के मूड में नहीं थी। मैंने एक बार फिर सानिया को गले लगाने के लिए बाहें आगे की और उसने मुझे कलाई पर काट लिया। गुस्से से मैंने जोर से उसके मुंह पर एक तमाचा मार दिया और चिल्लाई, जानवर कहीं की, कुत्ते भी तुमसे ज़्यादा वफादार होते हैं। पता नहीं कितने साल तेरे लिए इस तरह काटे हैं मैंने अपने ज़िंदगी के। कहते हैं दिन में एक बार जबान पर सरस्वती जरूर बैठती है। उस दिन दुर्गा क्यों नहीं बैठी मेरी काली जबान पर? अपनी तलवार से तो काट लेती यह जबान। थप्पड़ खाते ही सानिया स्तब्ध रह गई। ना रोई ना चिल्लाए, चुपचाप मेरी और बिना देखे ही बाहर निकल गई मेरे कमरे में, और मुंह फेर कर मैं भी फूट फूट कर रोई थी अपनी फूटी किस्मत पर कि कब मुक्ति मिलेगी आजीवन कारावास से जिसमें बंधी थी मेरी कुठाएं। किस जुर्म की सजा काट रही है हम माँ बेटी? एहसास हुआ एक खामोशी का, जो सिर्फ आंतरिक नहीं थी, बाह भी थी। सानिया बहुत खामोश थी। अपनी आंखें पोंछती मैंने सानिया को आवाज़ दी। वह नहीं आई। जैसे पहले दौड़कर आती थी, रूठ कर जरूर खिलौने पर निकाल रही होगी अपना गुस्सा। मैं उसके कमरे में गई। वहाँ का खालीपन मुझे दुत्कार रहा था। उस उदासीन बटन वाली आंखों वाला पिंचू बंदर जमीन पर मूक पड़ा, मानो कुछ कहने को तत्पर था। वह भी तो सानिया की तरह मूक व मौन था। घबराहट के कारण मेरे पांव मानो जकड़ गए थे। आवाज़ भी घुट गई थी। अचानक अपने पालतू कुत्ते बीरू की कू सुन मुझे होश सा आया। बीरू खुले दरवाजे की ओर कुछ जाकर कू करता, फिर मेरी ओर आता। उसके बाल
कुछ भीगे से लगे। यह देख मैं किसी अनजानी आशंका से भयभीत हो गई। कितने ही विचार गुजर गए। पलछिन में बच्चे उठाने वाला गिरोह तेज रफ्तार से जाती मोटर कार का सानिया को मारना। वीरू ने फिर कूकू की तो मैं उस के पीछे यंत्रवत चलने लगी। ठंडक के बावजूद सब पेड़ पौधे पानी की फुहारों में झूम रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मानव जीवन पाकर भी मेरी स्थिति उससे ज़्यादा दयनीय थी। वीरू भागता हुआ सड़क पर निकल गया और मैं कॉलोनी के पार्क में घुस गया और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ी। वीरू बेंच के पास रुका। बेंच के नीचे सानिया सिकुड़ कर लेटी हुई थी। मैंने उसे उठाना चाहा पर वह और भी सिकुड़ गई। उसने कस कर बेंच का सिरा पकड़ लिया। मैं बहुत झुक नहीं सकती थी। हैरान परेशान मैं इधर उधर देखती रही। तभी सूरज को अपनी ओर आते देखा। सूरज ने घर पर फोन किया था लेकिन घंटी बजती रही, इसलिए परेशान होकर दफ्तर से घर आया था। खुले दरवाजे व प्रीति को अकेला देख बहुत परेशान था कि मिसेज मेहरा ने सूरज को मेरा पार्क की तरफ भागने का बताया। वे भी अपना दरवाजा बंद कर आ रही थी। सूरज ने झुककर सानिया को बुलाया तो वह चुपचाप बाहर घिसट कर आ गई। सानिया को इस प्रव्य देश का जिंदगी में सबसे बड़ा व पहला धक्का लगा था, पर मैं खुश थी कि कोई और बड़ा हादसा नहीं हुआ और सानिया सुरक्षित मिल गई। घर आकर भी वह वैसे ही सूरज से चिपकी रही। सूरज ने ही उसके कपड़े बदले और कहा, इसका शरीर तो तप रहा है, शायद इसे बुखार है। मैंने जैसे ही हाथ लगाना चाहा, सानिया फिर से सूरज से लिपट गई और सहमी हुई अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगी। मैंने उसे प्यार से पुचकारा, आजा बेटी, मैं नहीं मारूंगी। उस पर के दिमाग में डर घर कर गया था। वह मेरे पास नहीं आई। ठंड लग गई है, गर्म दूध के साथ क्रोसिन दवा दे देती हूँ। मैंने मायूस आवाज में कहा, सिर्फ दूध दे दो, सुबह तक बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर से पूछ कर दवा दे देंगे, सूरज का सुझाव था। मैं बात मान गई और दूध ले आई। थोड़ा सा दूध पी सानिया संजीव की गोद में ही सो गई। अनमने मन से हमने खाना खाया। सुबह का तूफान थम गया था, शांति थी हम दोनों के बीच। सूरज ने प्यार भरे लहजे से पूछा, उतरा सुबह का गुस्सा? उसका यह पूछना था और मैं रो पड़ी। पगली, सब ठीक हो जाएगा, सूरज ने प्यार से सहलाया। मेरी रुलाई और फूटी मन पर एक पत्थर का बोझ जो था सानिया को तमाचा मारने का। सानिया सुबह उठी तो सहज थी, मेरे उठाने पर गले भी लगी। मैं खुश थी कि मुझे माफ़ कर दी। वह सब कुछ भूल गई है। मुझे क्या पता था कि उस दिन की माफ़ी ही मेरी सज़ा थी। सानिया को बुखार था, इसलिए हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सांत्वना दी कि जल्दी ही वह ठीक हो जाएगी, पर मानो सानिया ने न ठीक होने की जिद पकड़ ली हो। 4 दिन बाद बुखार टूटा और सानिया शांति से सो गई, हमेशा हमेशा के लिए। चिर निद्रा में मुक्त कर गई मुझे जिंदगी भर के बंधनों से। और जब जब भी बारिश होती है तो मुझे उलाहना सा दे जाती है और ले आती है सानिया का एक मूक संदेश, माँ तुम आज़ाद हो मेरी सेवा से। मैं तुम्हारी कर्जदार नहीं बनना चाहती थी, सब ऋणों से मुक्त हूँ मैं। सानिया, मुझे मुक्त कर इस सज़ा से
यादों के साथ घुट घुट कर जीने मरने की सज़ा दे गई। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।